गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा एमए क्लास का जो बुक चल रही है एमए फाइनल ज्योग्राफी, एमए फाइनल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारा पेपर चल रहा है वो पेपर चल रहा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल। इस राजनीतिक भूगोल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये जो यूनिट चल रही है वो है हमारा स्टेट, राज्य। स्टेट्स यानी राज्य। हमने राजनीतिक भूगोल के इस टॉपिक के अंतर्गत अब तक सबसे पहले राज्य का मीनिंग जाना और राज्य के मीनिंग के बाद में स्टेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो हमने ये समझा कि स्टेट शब्द टेक्टोनिक भाषा से आया है। इस राज्य का मीनिंग समझने के बाद में हमने राज्य की अलग अलग भूगोलवेत्ताओं की परिभाषाओं को जाना और राज्य की अलग अलग जो समय अवधियों पर दी गई जो परिभाषाएं थी, उन परिभाषाओं से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि राज्य जो होता है वो एक ऐसा भौगोलिक भाग होता है जिसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक निश्चित सीमा होती है, जिस निश्चित सीमा में जो है राज्य का नियंत्रण या अधिकार होता है। परिणाम स्वरूप राज्य जो होता है उसका किस तरह से भौगोलिक कारकों का या राजनीतिक कारकों का या आर्थिक कारकों का प्रभाव राज्य में पड़ता है, इन सभी बातों की चर्चाएं हमने इन परिभाषाओं के निष्कर्ष के आधार पर की थी। जो आज हमारा अगला जो बिंदु है वो है हमारा राज्य की विशेषताएं, कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं या राज्य के अंतर्गत क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो अगला जो हमारा आज का जो बिंदु है वो है राज्य की विशेषताएं। राज्य की विशेषता, कैरेक्टर ऑफ स्टेट। राज्य की विशेषताओं की अगर हम चर्चाएं कर रहे हैं तो राज्य की विशेषताओं में जो हमारा सबसे पहला जो राज्य का विशेषताएं आती हैं वो पहली विशेषता है राज्य की संप्रभुता। फर्स्ट नंबर की जो विशेषता है वो है राज्य की संप्रभुता। राज्य की संप्रभुता अर्थात राज्य की संप्रभुता का जो गुण है या जो विशेषता है वो राज्य के अंतर्गत निहित होती है। राज्य की संप्रभुता का तात्पर्य है राज्य का ऐसा क्षेत्र जिसमें राज्य के लोग निवास कर रहे हैं, उन राज्य के लोगों पर या राज्य की सीमाओं पर नियंत्रित या नियंत्रण रखने का कार्य राज्य करता है। यही राज्य की संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण गुण राज्य में निहित होता है। अर्थात राज्य का जो शासन व्यवस्था है तथा राज्य का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, यही राज्य के संप्रभुता को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अतः राज्य की जो पहली विशेषता है कि राज्य एक संप्रभुत्वशाली या संप्रभुता का गुण रखता है, वो राज्य का संप्रभुता का गुण जो गुण है वो उस राज्य
राज्य के क्षेत्र या राज्य की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण करने का, शासन करने का जो है उनका अधिकार रखता है। साथ ही साथ उस राज्य का शासन तथा अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वो उस राज्य के अंतर्गत उस राज्य को संप्रभुताशाली बनाने का कार्य करते हैं। अर्थात यह इसकी पहली विशेषता हुई कि राज्य जो होते हैं वो संप्रभुताशाली होते हैं। दूसरा, राज्य का जो महत्वपूर्ण जो गुण है वो है राष्ट्रीयवाद। राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है, अगला जो महत्वपूर्ण गुण है वो है राष्ट्रवाद का सिद्धांत। राष्ट्रवाद का सिद्धांत राष्ट्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक जो गुण होता है वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत निहित होता है, राष्ट्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत निहित होता है। अर्थात राज्य का मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक जो गुण है या जो विशेषता है वो हमारे राष्ट्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत लागू होती है। अतः राज्य जो होता है वो जो इन राष्ट्रवाद के सिद्धांत के अनुसार उसे एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। अतः राष्ट्रवाद का सिद्धांत जो राज्य के मनोवैज्ञानिक तथा उसके भावात्मक गुण को दर्शाने का कार्य करता है और वो राज्य को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। ये इसकी राष्ट्रवाद के सिद्धांत की जो विशेषता है ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा राज्य का भौगोलिक स्वरूप, अगली जो विशेषता है वो है राज्य का भौगोलिक स्वरूप। राज्य का भौगोलिक स्वरूप राज्य का एक महत्वपूर्ण गुण है। किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक जो स्वरूप होता है वो उसके विकास के बारे में बताने का कार्य करता है। अतः राज्य जो होता है, राज्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वहाँ के भौगोलिक कारकों का, भौगोलिक स्वरूप का अर्थात वहाँ के धरातल का बिल्कुल राज्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। परिणाम यह हुआ कि राज्य का जो भौगोलिक स्वरूप है वो राज्य का भौगोलिक स्वरूप राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। किस तरह का उसका आकार है, किस तरह का वहाँ का जो है भौगोलिक स्वरूप है, ये भौगोलिक स्वरूप उस क्षेत्र को एक महत्वता प्रदान करता है। अगर भौगोलिक स्वरूप को अगर देखा जाए, अगर किसी स्थान का भौगोलिक स्वरूप अगर उत्तम प्रकार का होगा तो वो राज्य का जो विकास होगा वो उत्तम तरीके से होगा, उस राज्य का विकास अच्छी प्रकार से किया जाएगा। तो ये राज्य की जो गुण या विशेषताएं सामने निकल के आ रही हैं उसमें से अगली जो है वो है राष्ट्रीय विकास का सिद्धांत। राज्य विकास का सिद्धांत। राज्य विकास का सिद्धांत। अब इस राज्य विकास के सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी राज्य के विकास के लिए अलग अलग सिद्धांत जो हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत से शक्ति सिद्धांत, आनुवंशिकता सिद्धांत, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, आनुवंशिकता सिद्धांत, आनुवंशिक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत,
राज्य के विकास के अगर हम बात कर रहे हैं तो राज्य के अंतर्गत कुछ प्रिंसिपल हैं जो राज्य की विशेषताओं को, राज्य के गुणों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन सिद्धांतों में से आता है शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत का तात्पर्य हुआ कि किसी भी समुदाय अथवा व्यक्ति शक्तिशाली सीमा वही राज्य का शासन और निर्माता होता है। अगर समाज है या कोई समुदाय है, उस समाज और समुदाय के लोगों के द्वारा अगर किसी राज्य पर अगर शासन किया जा रहा है तो वो ही राज्य जो होगा वो उस पर शक्तिशाली जो है सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत की अगर हम व्याख्या करते हैं तो सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंतर्गत हॉब्स तथा लॉक तथा रूसो विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत जो राज्य होता है, उस राज्य के अंतर्गत जो राज्य की उत्पत्ति जो होती है वो सामाजिक मान्यताओं तथा उसके पारस्परिक सहयोग से होती है। वापस से समझें कि सामाजिक अनुबंधन का जो सिद्धांत है 17वीं और 18वीं शताब्दी में रूसो महोदय के द्वारा, लॉक महोदय के द्वारा, हॉब्स महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति जो है उस राज्य की उत्पत्ति को सामाजिक मान्यताओं तथा पारस्परिक सहयोग से राज्य की उत्पत्ति को माना है। इसी प्रकार से आनुवांशिक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो आनुवांशिक सिद्धांत जिसमें राज्य जो होता है उसका क्रमिक विकास माना जाता है। आनुवांशिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का जो क्रमिक विकास है वो मात्रात्मक सत्ता हो सकती है, पित्रात्मक सत्ता हो सकती है। इस तरह का जो सिद्धांत है वो आनुवांशिक सिद्धांत के अंतर्गत, पहलू के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगर हम विकासवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो राज्य का विकासवादी जो सिद्धांत होता है वो दीर्घकालीन प्रक्रिया मानी जाती है। विकासवादी सिद्धांत जो राज्य का दीर्घकालीन प्रोसेस माना जाता है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें राज्य का उद्भव से लेकर राज्य का जो चरमोत्कर्ष तक जो विकास हुआ है, अर्थात जो उसका सर्वोच्च शिखर तक जो विकास हुआ है वो एक विशेष प्रकार की जो है क्रियाओं के द्वारा, प्रक्रियाओं के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। यही विकासवादी सिद्धांत कहता है। अतः राज्य के अगर गुणों की हमने बात की तो उस राज्य के गुणों के अंतर्गत सबसे पहले विशेषताओं की हमने बात की तो उसमें राज्य जो होता है वो एक संप्रभुता का निर्माण करता है। राज्य एक संप्रभुता रखता है। इस राज्य के अंतर्गत संप्रभुता का तात्पर्य यह हुआ कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें निवास करने वाले लोग तथा उसकी जो सीमाओं के अंतर्गत जो राज्य फैला हुआ है उस पर नियंत्रण का कार्य, अधिकार का कार्य, शासन का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ उस राज्य के अंतर्गत शासन व्यवस्था तथा उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस संप्रभुता के अंतर्गत समायोजित किया गया है। अगला अगर हम राष्ट्रवाद के सिद्धांत की बात करते हैं तो राज्यों के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक तथा जो भावात्मक जो सिद्धांत हैं या मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक जो विशेषताएं या गुण जो होते हैं वो राष्ट्रवाद के सिद्धांत का निर्धारण करते हैं। वो पूरे राज्य को जो है एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। राज्य का भौगोलिक जो स्वरूप होता है वो भी राज्य की एक विशेषता या राज्य का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, क्योंकि भौगोलिक स्वरूप जो होता है उस राज्य के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। भौगोलिक स्वरूप के आधार पर ही राज्यों का विकास जो है अग्रसर या आगे की ओर बढ़ता है। इसी तरह से राज्य की विशेषताओं के लिए, राज्य के विकास के लिए जो है कई प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत इनके विशेषताओं या गुणों को दर्शाते हैं। जैसा शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत अगर किसी क्षेत्र पर किसी विशेष समुदाय का, किसी विशेष जाति का, किसी विशेष समाज का अगर एकाधिकार है तो उसका, उस राज्य का जो निर्माता होगा या उस राज्य का जो शासक होगा वो उसी समाज या समुदाय या जाति का
अधिकारी होगा, व्यक्ति होगा। इसी तरह से सामाजिक अनुबंधन का अगर हम सिद्धांत अगर राज्य के संदर्भ में बात करते हैं तो राज्य के अंतर्गत सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत जो सामाजिक अनुबंधन का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हमारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो रूसो महोदय थे, लॉक महोदय थे, हॉब्स महोदय थे, उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि राज्य की जो उत्पत्ति होती है वो सामाजिक एकता, यानी कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक एकता तथा उनके सामाजिक भावनाओं तथा परस्पर उनके सहयोग से होती है। अर्थात राज्य की उत्पत्ति सामाजिक जो हमारी भावनाएं हैं तथा जो हमारी जो सहयोग की जो नीति है, सामाजिक सहयोग की जो नीति है, उनके द्वारा राज्य की उत्पत्ति या राज्य का उद्भव होता है। ये सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत है। इसी तरह से राज्य के अंतर्गत आनुवांशिक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के अंतर्गत आनुवांशिक सिद्धांत एक क्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है, एक पीढ़ी दर सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। इसके अंतर्गत जो राज्य की जो सत्ता होती है वो पित्रात्मक या मात्रात्मक होती है, अर्थात एक ही वंश का पीढ़ी दर पीढ़ी जो है शासन का जो प्रिंसिपल है वो हमारी आनुवांशिकता को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत पित्रात्मक सत्ता या मात्रात्मक सत्ता देखने को मिलती है। विकासवादी जो सिद्धांत है वो राज्य के विकासवादी सिद्धांत जो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, एक लंबे समय अवधि तक चलने वाली एक राज्य के विकास की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत राज्य की उद्भव से लेकर राज्य के शिखर तक के विकास का एक लंबी समय अवधि का जो कार्यकाल होता है वो उस विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। ये राज्य की विशेषताएं या राज्य के प्रमुख करैक्टर हैं, ये राज्य की प्रमुख गुण हैं जो राज्य अपने विशेषताओं को लेकर जो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो किस प्रकार से एक राज्य जो है वो अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। तो ये हमने अभी आपके सामने राज्य की विशेषताओं की चर्चाएं की हैं कि राज्य अपनी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं रखता है, जिसमें से हमने सबसे पहले पाया कि राज्य जो होता है वो एक संप्रभुताशाली होता है। राज्य के अंतर्गत राष्ट्रवाद का प्रिंसिपल लागू होता है, राज्य का एक भौगोलिक स्वरूप होता है, राज्य का विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। ये राज्य के प्रमुख सिद्धांत जो हैं वो राज्य की गुण या विशेषताओं को परिचित कराते हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा बिंदु है, विशेषताओं के बाद में हम राज्य के तत्वों की बात करेंगे। हम राज्य के तत्वों की बात करेंगे। एलिमेंट ऑफ स्टेट, राज्य के तत्व। एलिमेंट ऑफ स्टेट, अगर हम एलिमेंट ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, राज्य के तत्वों की अगर हम बात कर रहे हैं कि राज्य जो है वो किन तत्वों पर किन एलिमेंटों पर निर्भर करता है, तो इसके अंतर्गत प्रमुखतः जो तत्व आते हैं वो सबसे पहला जो तत्व आता है वो आता है क्षेत्र। दूसरा जो एलिमेंट आता है वो आता है हमारे लोग या मानव या जनसंख्या कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं। और तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है वो है हमारी राजनैतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारी शासकार आ सकती है, राज्य की सरकार आ सकती है। राज्य की सरकार के बाद में इस राज्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कारक हैं, उन राज्य के महत्वपूर्ण कारकों के अंतर्गत राज्य का आर्थिक कारक आ सकता है, आर्थिक। फिर इसमें संचार और परिवहन आ सकता है, संचार और परिवहन के एलिमेंट या जो तत्व हैं वो भी राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें राज्य का भौगोलिक स्वरूप आ सकता है, राजनीतिक स्वरूप आ सकता है,
इस तरह से राज्य के एलिमेंट ऑफ स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं, राज्य के तत्वों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो राज्य के तत्वों में जो हमारे प्रमुख एलिमेंट आते हैं, उन प्रमुख एलिमेंटों के अंतर्गत जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है हमारा फील्ड यानी क्षेत्र अर्थात भूभाग। राज्य के अंतर्गत एक निश्चित भूभाग होता है, बिना भूभाग के राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हम क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो राज्य के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अगर हम तत्व की बात करते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्षेत्र या भूभाग। और हम क्षेत्र और भूभाग के अंतर्गत जानते हैं कि बिना किसी क्षेत्र के या बिना किसी भूभाग के हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र जो है वो राज्य को एक सीमाओं में बांधने का कार्य करता है, सीमाओं में निर्धारित करने का कार्य करता है। किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जो है उसे सीमाओं में बांधने का कार्य जो है राज्य करता है। प्राचीन काल के अंतर्गत हम देखते आ रहे हैं कि प्राचीन काल के अंतर्गत नंबर 1 अगर हम फील्ड की बात कर रहे हैं कि बिना क्षेत्र के या बिना भूभाग के हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। नंबर 2 बात कि प्राचीन समय काल में जो हमारे छोटे जो भूभाग थे, उन छोटे भूभागों के अंतर्गत जो शासन किया जाता था वो एक शक्तिशाली शासन माना जाता था। परंतु वर्तमान परिस्थितियां बदल गई हैं और वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत आज जो हमारा राज्य का जो क्षेत्रीय विस्तार हो रहा है, उस क्षेत्रीय विस्तार पर नियंत्रण और नियमन का जो कार्य है वो हमारे राज्य की सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। अतः किसी भी राज्य के विकास के लिए या उद्भव के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वो है उसका क्षेत्र या उसका भूभाग। भूभाग राज्य का जो है विभिन्न प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनको उपलब्ध कराने का कार्य करता है। जो हमारा क्षेत्र है वो राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र मौजूद है वो भूभाग मौजूद है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराता है। और प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण कार्य हमारा क्षेत्र करता है, जो राज्य के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का होना अहम है, महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस राज्य के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन हैं की उपलब्धता अगर अच्छी है तो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत हम इस बात से परिचित हैं कि उसका किस प्रकार का भौगोलिक आकार है, उसमें किस प्रकार की जलवायु है, वहाँ किस प्रकार के खनिज संपदा हैं, किस प्रकार के जल हैं, किस प्रकार का जो है वहाँ का धरातल है। ये सारी बातें उस भूभाग पर निर्भर करती हैं या उस क्षेत्र पर निर्भर करती हैं या उसके प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करती हैं। अतः राज्य का जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है हमारा भूभाग या क्षेत्र। जिन राज्यों के अंतर्गत जो भूभाग प्राकृतिक दृष्टि से प्रबल हैं, मजबूत हैं, उनका जो विकास हुआ है वो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राज्यों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है या प्रभाव पड़ता है। तो जो राज्य का महत्वपूर्ण जो एलिमेंट हुआ वो सबसे पहला एलिमेंट हुआ वहाँ का भूभाग या वहाँ का क्षेत्र। क्षेत्र के बिना हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र के बिना हम किसी भी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो प्राचीन काल में जो छोटा जो क्षेत्र था, उस छोटे क्षेत्र पर जो शासन करता था वो एक शक्तिशाली शासक कहलाता था। वो वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत धीरे धीरे जो है क्षेत्र के विस्तार के कारण बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ ये जो भूभाग है वो पूरे के पूरे राज्य के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। और इन प्राकृतिक संसाधनों की अंतर्गत इनका आकार, इनकी आकृति, इनका विस्तार वो राज्य के विकास पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन उस राज्य के सीमाओं के अंतर्गत विस्तृत है, उसका विकास जो होगा वो किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है।
अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण जो कारक आता है वो आता है राज्य के अंतर्गत जनसंख्या। दूसरा अगर महत्वपूर्ण कारक अगर हम बात कर सकते हैं तो वो आता है राज्य की जनसंख्या या राज्य के लोग या राज्य के अंतर्गत मानव। राज्य के लोग या राज्य की जनसंख्या जो दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारा कारक है वो है हमारी राज्य की जनसंख्या। राज्य की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो अभी हमने आपसे बात बताई कि बिना क्षेत्र के हम बिना भूभाग के हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत अगर जनसंख्या नहीं है, अगर लोग नहीं हैं तो हम उस भाग को राज्य की संज्ञा प्रदान नहीं कर सकते हैं। यानी कि क्षेत्रों यानी कि भूभाग पर लोगों का या जनसंख्या का होना भी राज्य के विकास के लिए एक अहम कारक है। हम कह सकते हैं कि बिना लोगों के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना जनसंख्या के किसी भाग को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अतः जो जनसंख्या है और जो जनसंख्या का वितरण है, जो जनसंख्या का जो प्रारूप है, वो जनसंख्या का वितरण और जो जनसंख्या का जो प्रकार है वो राज्य के विकास को प्रभावित करता है। क्योंकि राज्य जो होता है उस राज्य के अंतर्गत जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगर राज्य की जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों के बीच में राज्य की जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बीच में अगर सामंजस्य की स्थिति है तो राज्य विकास करेगा। अगर राज्य के अंतर्गत जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों के बीच में सामंजस्य है तो राज्य विकास करेगा। अधिकांश जनसंख्या जो होती है वो राज्य में अराजकता को फैलाने का कार्य करती है। परिणाम स्वरूप वो राज्य के विकास को बाधित करती है। परंतु राज्य के विकास के लिए, राज्य की शक्ति के लिए जनसंख्या का होना भी एक महत्वपूर्ण या उत्तम कारक माना जाता है। हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं, जो मानव होता है या जो जनसंख्या होती है वो राज्य के अंतर्गत अगर जनसंख्या की मात्रा बढ़ जाती है तो राज्य में अराजकता की स्थितियां पैदा होती हैं जो राज्य के विकास को बाधित करती हैं। परंतु राज्य की अगर शक्ति को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें जनसंख्या की आवश्यकता होगी। क्योंकि राज्य की जो शक्ति होती है वो हमारी राज्य की शक्ति इन जनसंख्या के, इन लोगों के कारण ही पाई जाती है। अर्थात किसी भी राज्य की जो शक्ति है या किसी भी राज्य के अंतर्गत जो शासन की जो व्यवस्था है वो जनसंख्या पर निर्भर करती है। राज्य जो शक्ति होती है वो हमारे राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण का कार्य करती है। अतः लोगों का या जनसंख्या का होना इस राज्य की शक्ति का निर्धारण करने का एक उत्तम गुण माना जाता है, एक अच्छा प्रकार माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य के अंतर्गत उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अर्थात लोगों के माध्यम से ही राज्य के अंतर्गत जो है प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। तो राज्य के अंतर्गत जो लोग हैं वो उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ राज्य की लोग जो होते हैं, जनसंख्या जो होती है राज्य की, वो एक राज्य, तो मैं लिखते ही हैं, आपको एक एक बात को क्लियर करते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है वो हमारे राज्य के अंतर्गत राज्य शक्ति का निर्धारण करती है। जनसंख्या या लोग राज्य शक्ति का निर्धारण करती है। जनसंख्या के माध्यम से ही हमारे उत्पादन, राज्य के अंतर्गत उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही साथ जनसंख्या के माध्यम से राज्य के अंतर्गत औद्योगिक विकास
उद्योगों का विकास, औद्योगिक विकास को बल मिलता है। बिना जनसंख्या के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना जनसंख्या बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं, उन प्रमुख तत्वों में पहला जो तत्व है वो हमारा है क्षेत्र या भूभाग। दूसरा जो प्रमुख तत्व है वो है राज्य की जनसंख्या या राज्य के लोग। राज्य के लोगों की हम बात कर रहे हैं। राज्य की जनसंख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो राज्य की जो जनसंख्या होती है, बिना जनसंख्या के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस तरह से बिना क्षेत्र के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी तरह से किसी भूभाग पर अगर जनसमूह नहीं है तो हम उसे राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। ये जो जनसंख्या या राज्य के भीतर स्थित जो लोग होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो राज्य की शक्ति का निर्धारण करते हैं, वो राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण करते हैं। साथ ही साथ जो राज्य के लोग होते हैं वो राज्य का औद्योगिक विकास करते हैं, उसका सामाजिक विकास करते हैं, उसका आर्थिक विकास करते हैं। साथ ही साथ जनसंख्या जो है उस राज्य के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। हम मानते हैं कि जो जनसंख्या होती है, अगर अधिक जनसंख्या के कारण राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे राज्य का जो विकास होता है वो बाधित होता है। परंतु लेकिन जनसंख्या की एक बड़ी मात्रा वो एक शक्ति के रूप में, राज्य के एक शक्ति प्रदान करने के रूप में प्रयुक्त की जाती है। और राज्य के अंतर्गत जो शक्ति के रूप में प्रयुक्त की जाती है तो वो शक्ति, वो लोगों की जो शक्ति है या जो जनसंख्या की जो शक्ति है वो राज्य के अंतर्गत औद्योगिक विकास के रूप में काम आती है, राज्य के अंतर्गत आर्थिक विकास में काम आती है। राज्य के अंतर्गत ये जो शक्तियाँ हैं ये कृषि के अंतर्गत, कृषि क्षमता के अंतर्गत, कृषि क्षमता के आधार पर राज्य के अंतर्गत जो है आदर्श जनसंख्या का होना भी एक आवश्यक कारक माना जाता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो तत्व आता है वो है राजनीतिक व्यवस्था। और राजनीतिक व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है हमारा यहाँ का शासन। यहाँ के शासन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे राज्य की सरकार जो होती हैं वो राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख कारक मानी जाती हैं। राज्य का अस्तित्व सरकार के बिना नहीं हो सकता है। सरकार के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि क्षेत्र के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं था, लोगों के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं था, उसी तरह से सरकार के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। साथ ही साथ राज्य के निर्माण और अभिव्यक्ति की पूर्ति, राज्य के निर्माण और अभिव्यक्ति की जो पूर्ति होती है वो सरकार के द्वारा की जाती है, सरकार के माध्यम से होती है। राज्य शक्ति का जो निर्धारक जो तत्व होता है वो सरकार होती है। राज्य शक्ति का जो निर्धारक जो तत्व होता है वो सरकार होती है। जनता के हित के निर्णय लेने के लिए, जनता के हित के निर्णय लेने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। अतः जो हमारा अगला जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वो हमारा सरकार है। सरकार जो हो किस तरह से हमारे राज्य को एक पावर प्रदान करने का काम करती है। तो अगर हम सरकार के बारे में देखें तो देखिए कौन कौन से बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं। राज्य के तत्वों के अंतर्गत सबसे पहला हमारा क्षेत्र, उसके बाद में हमारे भूभाग की जनसंख्या की बात की, और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है राज्य की सरकार। राज्य की सरकार की अगर हम बात करते हैं तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। कल्पना नहीं, जो हमारे जनता के हितों
के निर्णय का कार्य जो है वो भी हमारी सरकार करती है। जनता के हितों का जो निर्णय लेने का कार्य करती है वो सरकार करती है। राज्यों का जो निर्माण है, राज्य निर्माण और उसकी जो अभिव्यक्ति राज्य निर्माण और अभिव्यक्ति की जो पूर्ति है वो भी सरकार करती है, सरकार के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ राज्य शक्ति का जो निर्धारक, राज्य जो शक्ति है, राज्य शक्ति, इस राज्य शक्ति का जो निर्धारण करने का काम करती है, निर्धारण का कार्य वो भी सरकार करती है। और जो हमारे राज्य हैं उन राज्य के अंतर्गत जो भी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो समस्त जो हमारे कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं उनका निर्धारण करने का कार्य भी सरकार करती है। ये इसका महत्वपूर्ण जो तत्व है। राज्य के इन 3 महत्वपूर्ण तत्वों के अंतर्गत क्षेत्र अर्थात भूभाग, दूसरा राज्य की जनसंख्या, तीसरा राजनीतिक व्यवस्था में राज्य की सरकार। राज्य की सरकार के अंतर्गत सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि बिना भूभाग के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी तरह से किसी भी भूभाग में अगर जनसंख्या नहीं है तो फिर हम उसे राज्य की संज्ञा नहीं देते हैं। इसी तरह से हम किसी भी भूभाग के अंतर्गत अगर कोई राज्य है और उस राज्य के अंतर्गत अगर कोई सरकार नहीं है, अपन कह सकते हैं राज्य का अगर कोई शासक नहीं है तो फिर वो राज्य किस काम का, अर्थात वो राज्य ही नहीं है। अर्थात सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये जो राज्य की जो सरकारें होती हैं वो जनता के हितों का निर्णय लेने का कार्य करती हैं। जनता के हितों के निर्णय में चाहे वो जनता का सामाजिक कार्य हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो उसका राजनीतिक कार्य हो, इन सभी निर्णयों को सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसी भी राज्य का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति की जो पूर्ति होती है, अगर किसी भी राज्य के निर्माण की अगर बात की जाए, अगर राज्य के प्रेजेंटेशन की बात की जाए, उसकी अभिव्यक्ति की बात की जाए तो वो सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर हमारे स्टेट की अगर पावर की बात की जाए, अगर राज्य की अगर शक्ति की बात की जाए, शक्ति का निर्धारण किया जाए तो राज्य की शक्ति का निर्धारण भी सरकार करती है। इस तरह से हमने राज्य के प्रमुख तत्वों की चर्चाएं कर रही हैं और राज्य के प्रमुख तत्वों में जो हमारे एलिमेंट ऑफ स्टेट हैं, उस एलिमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण हमने अभी 3 जो हैं हमारे एलिमेंट्स के बारे में जाना है। पहला फील्ड्स, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा वहाँ स्टेट का जो है सरकार या हमारी राजनीतिक व्यवस्था। आज हम इस तीनों महत्वपूर्ण कारकों के ऊपर चर्चाएं की हैं। इसके बाद में आगे के जो हमारे एलिमेंट हैं उनकी चर्चाएं आगे की जाएंगी। हमने आज इस राज्य के जो टॉपिक हैं उस राज्य के टॉपिक में सबसे पहले हमने इसके फीचर्स देखे कि राज्य की विशेषताएं क्या हैं। राज्य की विशेषताओं के अंतर्गत हमने सबसे पहला देखा कि राज्य जो होता है उसका एक भौगोलिक स्वरूप होता है। राज्य जो होता है वो एक संप्रभुता शालीन होता है या राज्य के अंतर्गत एक संप्रभुता होती है। फिर हमने पाया कि राज्य के अंतर्गत जो है राज्य के विकास के प्रिंसिपल्स जो हैं लागू होते हैं। फिर हमने देखा कि राज्य के अंतर्गत एक शक्ति का सिद्धांत होता है। फिर उसके अंतर्गत हमने प्रिंसिपलों के अंतर्गत सामाजिक अनुबंधन का प्रिंसिपल देखा, शक्ति का प्रिंसिपल देखा, साथ ही साथ आनुवांशिकता का प्रिंसिपल देखा, साथ ही साथ हमने विकासवादी सिद्धांत की चर्चाएं की जो उसकी विशेषताओं के अंतर्गत निहित है, एक राज्य की विशेषताओं के अंतर्गत निहित है। उसके बाद में हमने राज्य के तत्वों की बात की और एलिमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत हमने सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख एलिमेंटों की आपके सामने चर्चाएँ की, जिसमें से सबसे पहला जो आपका एलिमेंट आता है वो आता है वहाँ का फील्ड, यानी कि एक ऐसा भूभाग जिस पर राज्य का निर्धारण हो, राज्य का निर्माण हो, राज्य की उत्पत्ति हो, वो किस तरह से इस राज्य का जो है विकास करता है। वो पहला आपका एलिमेंट भूभाग, दूसरा एलिमेंट वहाँ की जनसंख्या और तीसरा एलिमेंट वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सरकारें आपके सामने रखी हैं। धन्यवाद।